हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा आधुनिक भारत उत्तर लेखन अभ्यास के माध्यम से विशेषकर IAS की मुख्य परीक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर नंबर 3 पर, ठीक है ना। 2 क्लास में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि मॉडर्न इंडिया में आंसर राइटिंग कैसे करें, और कल मैंने उसका एक पहला लेक्चर आंसर राइटिंग का फॉर्मेटिंग, सिनॉप्सिस और सारी चीज़ों पर मैंने चर्चा की थी, और क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस किया था किस तरीके से उसको क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है ना। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे और इसमें आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से इस पर बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे अगला टॉपिक मॉडर्न इंडिया का, जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस के साथ डिस्कस किया था उसी में, ठीक है ना। दोस्तों, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, 18वीं सदी का भारत एक लावारिस जागीर की तरह था जिसके अंग्रेज एक रिक्त भागी सिद्ध हुए थे, ठीक है ना। आज एक दूसरा क्वेश्चन और भी है, वह है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की अनुकूल परिस्थितियों और उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। मैं एक साथ 2 क्वेश्चन देता हूं और उनमें से एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। उसके पीछे रीजन है, मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आप लोगों को घर पर अपने तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसके बारे में गहराई से मनन और चिंतन करना चाहिए, ठीक है ना। अगले दिन उस क्वेश्चन को जाकर के मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लग सके कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा और किस सीक्वेंस में आएगा। कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी का भारत एक लावारिस जागीर की तरह था जिसके अंग्रेज रिक्त भागी सिद्ध हुए। आपको पता है कि यूरोप में एक पुनर्जागरण हुआ था जिसकी वजह से वहां की जो विचारधारा, वहां की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी की पूरी बदल गई थी। वो आइडियोलॉजी दोस्तों, ध्यान रखना, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, ठीक है ना, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा पूरी तरह बदल गई थी, जिसे हम कहते हैं आधुनिक विचारधारा। और भारत इस समय एक मध्यकालीन सोच और मध्यकालीन विचारों के दौर से गुजर रहा था। मध्यकाल की जो सोच होती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं एक ऐसी सोच जो सामंती व्यवस्था पर निर्भर करती है। सामंती व्यवस्था यानी कि जो राजनीतिक रूप से केंद्रीय शक्ति के पतन का काल होता है, यानी कि छोटे छोटे सामंत केंद्रीय शक्ति को कमजोर कर देते हैं और वह जो छोटे छोटे जो सामंत होते हैं केंद्रीय शक्ति की तरह अपना व्यवहार करते हैं, ध्यान रखना, लेकिन केंद्रीय शक्ति की तरह जिम्मेदारियां नहीं उठाते, बल्कि वह सामाजिक स्तर पर सोचिए रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देते हैं, असमानता को बढ़ावा देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, आर्थिक रूप से आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, अपना उपभोग करते हैं, अपने ऐशो आराम पर बल देते हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां, उद्योग धंधों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि उनकी जो सोच होती है विलासितापूर्ण होती है। और विलासिता को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति कभी भी उद्योगों का विकास नहीं करता। आप पूरे मध्यकाल में देखिएगा, हमने एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे भवन बनाए हैं, कुतुब मीनार बनाई है, लाल किले बनाए हैं, जामा मस्जिद बनाई है, ताजमहल बनाए हैं, लेकिन किसी भी शासक ने भारत में एक भी आर्थिक गतिविधि, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया। सेम यही चीज सामंती व्यवस्था की और होती है, वो होती है कि वैज्ञानिक सोच पिछड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास खाने पीने के संसाधन नहीं होते तो उस समय लोगों की सोच कहां से विकसित हो जाएगी, कहां से वो विज्ञान का विकास करेंगे। लोगों को जीवन यापन के लिए संसाधन नहीं, तो यही सेम कंडीशन हमारे यहां मौजूद थी।
जबकि यूरोप में बदल चुकी थी। समझना, तो हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं। सोचिए, अंग्रेज आ रहे हैं एक से एक बढ़कर एक बंदूकें लेकर के, यूरोपियंस अच्छे अच्छे जहाज लेकर के, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में, और हम लोग उस समय क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे अपनी तलवारों पर धार लगा रहे थे। सोचना, अंग्रेज यूरोपियंस वहां पर एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे यहां मदरसे और मकतब चल रहे थे जिनमें धार्मिक शिक्षाएं ज्यादा दी जा रही थी, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी। बात समझना, राजनीतिक रूप से मैंने एक चीज और बताई थी कि राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये सामंत होते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से अपने पड़ोसी के साथ ये कभी अच्छे संबंध नहीं बनाते। इनमें एकता का अभाव होता है, यूनिटी नहीं होती, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए कोई भी इनमें से सामंत एक बड़ी शक्ति नहीं बन पाता, क्योंकि यह केकड़े की तरह होता। एक बाल्टी में केकड़े भर दीजिए तो कोई भी एक केकड़ा बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेता है। यही सामंत होता है। सोचिएगा, जब मोहम्मद गौरी जब आया था तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था, जयचंद देख रहा था, और जब जयचंद लड़ रहा था तो बाकी सब देख रहे थे, और इस तरीके से उन लोगों ने, जो तुर्की लोग आए, मुस्लिम लोग आए, उन्होंने इनको हरा दिया। सेम यही कंडीशन अंग्रेजों के, यूरोपियंस के आने के समय हुई। छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे राज्य हैं, और सोचिए इन यूरोपियंस ने, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक एक करके सबको हरा दिया, और ये सब एक ही नहीं हो पाए, मिल करके उनका सामना ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का साथ देखना भी नहीं चाहते। क्या हुआ? थोड़ी बहुत उन्होंने एक दूसरे के साथ संधि समझौते किए, थोड़े बहुत, जिसमें हैदर अली के साथ एक संघ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, और अंग्रेजों ने इसी की नीति को, फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा ले लिया। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो राजनीतिक रूप से विखंडित साम्राज्य है, छोटे छोटे राज्य हैं। बात समझना, सामाजिक स्तर पर रूढ़िवादिताएं हैं, ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, जहां पर एकता नहीं है। ठीक। आर्थिक स्तर पर आर्थिक पिछड़ापन है, उद्योग धंधे नहीं है, व्यापार नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। इसका मतलब है आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, और जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वही आर्थिक स्थिति कमजोर आपके साम्राज्य को भी कमजोर बनाती है, क्योंकि अच्छे सैनिक नहीं मिल पाएंगे, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाएंगे, और अच्छे हथियार नहीं बन पाएंगे। बात समझ गए? यही होता है। और जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसी से अच्छे विज्ञान का विकास भी नहीं होता, क्योंकि जो वैज्ञानिक होता है उसको घर गृहस्थी और आर्थिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन अगर वो उन सब चीजों में ही उलझा रहेगा तो नया क्या सोच पाएगा? यूरोप में विज्ञान को बढ़ावा देने में इसी पूंजीपति वर्ग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने वैज्ञानिकों, विचारकों, दार्शनिकों को पूरा छूट दे रखी थी, तुमको पैसा चाहिए पैसा लो, जो करना है करो, नए नए आविष्कार करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे घर का खर्च पानी हम चलाएंगे। आज सोचिए, पूरी दुनिया में हर देश अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग्स बना रहे हैं, और सरकार उसके लिए फंड कर रही है, तभी ना विज्ञान का विकास हो पा रहा है। अन्यथा अगर व्यक्तियों से कह दिया जाए कि आप अपना अपना विज्ञान का विकास कर लीजिए, तो पॉसिबल था? हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसलिए कहा जाता है इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बात समझे? कला संस्कृति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा इसका विकास होता ही होता है, तो बाकी सब जगह पिछड़ापन होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि भारत की स्थिति कैसी है, मध्यकालीन सोच और पिछड़ेपन की स्थिति है। यानी कि हम यहां पर बात करें तो 18वीं सदी, मैंने कल भी क्वेश्चन किया था, का जो मध्यकालीन जो भारत है 18वीं सदी का, आधुनिक भारत नहीं है। आधुनिक मूल्य आ रहे हैं, लेकिन भारत कैसा है? मध्यकालीन, जिसका मतलब है
राजनीतिक रूप से क्या है, विखंडित है, विखंडित है, एकता का अभाव है। पहले आज समझ लीजिएगा, सामाजिक स्तर पर ध्यान रखना, सामाजिक स्तर पर क्या है, सामाजिक स्तर पर है आपका भेदभाव, ऊंच नीच, जाति प्रथा, रूढ़िवादिता, ठीक है ना, ये तमाम तरह की समस्याएं। आर्थिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर पिछड़ापन है। कैसे पिछड़ापन? उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं होते, व्यापार नहीं होता, केवल कृषि विकसित होती है, ठीक है ना, विज्ञान, और विज्ञान का भी विकास नहीं होता। क्यों? आर्थिक स्थिति कमजोर है। सैन्य व्यवस्था कमजोर, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर, ये सारी चीजें आर्थिक स्थिति की वजह से। इस आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए विज्ञान का विकास नहीं, क्योंकि प्रगतिशील समाज नहीं है। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो कैसा समाज नहीं है? एक प्रगतिशील समाज नहीं है। और जब प्रगतिशील समाज नहीं है तो सोचिएगा वैज्ञानिक सोच कहां से आएगी, वैज्ञानिक सोच कहां से आएगी। कल मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख रहा था, भारत का चंद्रयान लॉन्च किया जा रहा है कि उसकी पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया है। तो एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी सी लाइन कही, हमारे गांव में, यानी पाकिस्तानी एक व्यक्ति कह रहा है, युवक कह रहा है, हमारे गांव में सोचिए अभी तक ये व्यवस्था चल रही है कि कैमरे से फोटो लेना धर्म के अनुसार सही है या गलत है। जो सोचिए कि अभी तक इसको, कैमरे के फोटो को धर्म और अधर्म के आधार पर देख रहे हों, वो खुद कहता है। और भारत सोचिए कि चांद पर उतर रहा है, तो उतरेगा तो है ही अगर धार्मिक कट्टरता नहीं होगी तो। वो भारत के मिशन का समर्थन कर रहे हैं, और आज का युवा नहीं चाहता धार्मिक कट्टरता में पड़ना। बोले धर्म का सही उपयोग होना चाहिए, उपयोगी स्वरूप होना चाहिए, उसी को प्रगतिशील समाज कहते हैं। और प्रगतिशील समाज नहीं होगा तो हमारी बैकवर्डनेस बढ़ेगी। ये हमारे 18वीं सदी के मध्यकालीन भारत की सोच के विचार हैं। अब इसी आधार पर सोचिएगा कि भारत की स्थिति कैसी थी। कल मैंने इस टॉपिक पर आपको डिस्कस किया था, है कि नहीं? किसी भी काल ये है। और जब ऐसा साम्राज्य होगा, ऐसी व्यवस्था होगी, तो बाहर से आने वाला कोई भी आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति आकर के आपके साथ कुछ भी कर लेगा। यही सेम स्थिति आपकी कब थी? जब तुर्की मुस्लिम आए थे, तब भी राजपूतों की व्यवस्था ऐसी थी, और जब अंग्रेज आए तब भी आप ऐसे ही थे। आपको सोचिए बदलने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी सूफी संत और भक्ति संतों ने। पूरा भक्ति आंदोलन चलाया था इन सारी चीजों को बदलने के लिए, लेकिन हम नहीं बदले, हम फिर गुलाम बन गए। दोष देते हैं हम विदेशी आक्रमणकारियों को, यूरोपियंस को। हम अपनी कमजोरियां नहीं देख पाते। हमने अपनी कमजोरियां देखी मध्यकाल में, जब भक्ति आंदोलन चलाया गया, उन्होंने बताया, समझाया, लेकिन हम नहीं सुधरे। अंग्रेज आए, उन्होंने हमको गुलाम बनाया 190 साल तक, तब जाकर के बीच में हमको होश आया कि ऐसा किया, तब जाकर के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ फिर से, तब जाकर के हम थोड़ा थोड़ा समझे। लेकिन फिर भी अभी भी हम नहीं समझ रहे, अभी भी हम नहीं समझ रहे, फिर वहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान में भी। अभी भी सोचिए निम्न जाति के लोगों के साथ हम लोग घृणा करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में हम लड़ाई झगड़े करते हैं, कर रहे हैं, फिर से वही चीजें आ रही हैं। मैं इस विषय पर नहीं जा रहा कि बात सही है कि गलत है, वो आपका अपना विषय हो सकता है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूपीएससी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर आपको विकसित होना है तो आपको अपनी जटिलताएं, अपनी रूढ़िवादिताएं, आपकी कमजोरियां, उनको छोड़ना होगा।
चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, वैज्ञानिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो। धार्मिक स्तर पर भी देखा जाए तो धार्मिक स्तर भी क्या है? धार्मिक स्तर भी कैसा है? रूढ़िवादी है। ये ध्यान रखेगा, वो भी रूढ़िवादी ही है और धर्म जितना ज्यादा रूढ़िवादी होगा आपका विकास उतना ही कम होगा। ये समझ लीजिए। ओके, क्लियर हो गया? तो ये थी उस समय की स्थिति और सोचिए इस पर हम डिस्कस करेंगे इस चीज पर और दूसरे इस बिंदु पर मैं इसको भी बताऊंगा ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी। सोचिए इसका आंसर नीचे मिल गया है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के अनुकूल परिस्थितियों और उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। एक तरीके से देखा जाए तो आपका 50% आंसर यही मिल चुका है। 50% आंसर मिल गया है कि ऐसी परिस्थितियां हैं तो कोई भी जीत ले जाएगा जब आप एक नहीं है। सामाजिक स्तर पर यह कंडीशन है, आर्थिक स्तर पर यह कंडीशन है, वैज्ञानिक स्तर पर यह कंडीशन है। आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया नीचे वाले क्वेश्चन का। बस इसको शब्दों के अनुसार सही क्रम में ढालना है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर लें। चलिए इसमें बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान रखिएगा, सूचना नहीं है, एक अनिवार्य तत्व है आप लोगों के लिए। आज और अभी शाम को 6 बजे से आपकी ये बैच स्टार्ट हो रहा है P2I। ध्यान रखना, ये बैच आपके 2024-2025 को दृष्टिकोण में रखते हुए स्टार्ट किया गया है और इसका टारगेट है कि 2024 में हम अधिक से अधिक सिलेक्शन निकालें। और ये बैच इसी दृष्टिकोण से देखें तो हम तीनों भाषाओं में हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश। इंग्लिश बोले तो बाइलिंगुअल, द्विभाषी, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स है। इसके लिए फीस हमने कोई ज्यादा चेंज नहीं की है, जो फीस पहले थी वही हमने रखी है 29,999, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखना, जब ये कोड इस्तेमाल करेंगे तभी इतनी फीस आएगी, अन्यथा आप किसी और कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस इससे कहीं ज्यादा दिखाई देगी। आप द हिंदू में जाएंगे, द हिंदू का कोड इस्तेमाल करेंगे या किसी अन्य कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फीस इससे ज्यादा होगी और कम से कम 3 से 4 हजार रुपए ज्यादा होगी इसकी फीस। कोर्स पे देखेंगे, ऐप पे जाकर के देखेंगे, सब जगह देखेंगे तो फीस आपकी 70,000 से ऊपर ही दिखाई देगी और कोड इस्तेमाल करेंगे तो भी इससे ज्यादा होगी। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर के ये कम हो पाएगी, अन्यथा फीस इससे ज्यादा हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। और बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6 बजे आप क्लास देख रहे हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर। शाम को 6 बजे और आज की क्लास मेरे और आपके बीच में होगी, जिन लोगों ने अपने एडमिशन ले लिया है और जो लेंगे वो कल मिलेंगे। अभी लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं और तुरंत उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 10-15 मिनट का समय है 6 बजे से, है कि नहीं। तो 10-15 मिनट का समय है, चाहे तो अभी आप ज्वाइन करके तुरंत उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ही मिलूंगा वहां, ठीक है ना। और इसमें हम जो कर रहे हैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, आप किसी भी जगह पर किसी भी कोचिंग में देखिएगा जाकर के, ऑफलाइन से लेकर कहीं पर भी आपको इस तरीके से सारी चीजें नहीं मिलेंगी। पहली बात तो हमने हर स्टेज के लिए फाउंडेशन कोर्स, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, तीनों चारों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई हुई है प्रॉपर तरीके से। और फीस कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन में जाएंगे तो 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए आपको केवल और केवल GS के लग जाते हैं। हम यहां पर सोचिए आपको एक मेंटर अलॉट कर रहे हैं जो आपको अपनी पढ़ाई के संबंध में आपको एक एक चीज आपको समझाएगा। आपके कोई भी डाउट होंगे वो आपको हेल्प करेगा, पर्सनल आपके लिए, जब चाहे तब आपको कॉल कर सकते हो उसको। दूसरा, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं, उस टेलीग्राम चैनल पर आपने देखा होगा कि जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसी के नोट्स आपको इसी के बने हुए PDF मिल जाती है। तो सेम उसी तरीके के आपको यहाँ के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, लेक्चर नोट्स कहते हैं क्लास के, ठीक है ना। बुक्स तो मिलेंगी मिलेंगी, जो हमारी नोट्स कम बुक्स हैं वो मिलेंगी। आपको टेस्ट सीरीज, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की मिलेंगी। लाइव क्लासेस तो नेचुरल सी बात है कि मिलनी ही मिलनी है, आप कर ही रहे हैं। और यह है मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम,
यानी कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके तीसरी स्टेज में पहुंचेंगे तो उस समय हम इतनी ही फीस में अलग से कोई चार्ज नहीं है। सोचिए, हम 4 महीने के लिए आपको अपने यहाँ दिल्ली में अपने सेंटर पर आपको बुलाएंगे, रहने खाने की व्यवस्था हम करेंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। 4 महीने ये सोच करके आइएगा कि हमें यहाँ बैठ करके एक एक टॉपिक को कवर करना है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करना है, एक एक टॉपिक को कम से कम 10-10 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेनी, समझिएगा। और वो 4 महीने हम आपको वो कराएंगे, उसमें आपको मेंटर्स भी रहेंगे आपके साथ में, टीचर्स भी रहेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा, आपका सिलेक्शन। और इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी चीज है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी तरह का पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वो सब चीजें आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित अन्य कोई चीज नहीं। बाकी अन्य चीजें आपके लिए पास बहुत सारा आपका फ्रेंड सर्कल है, सारी चीजें हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित करने के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? मैं बता दूंगा, जो मैंने आपको बताया हुआ भी है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? अब आते हैं 18वीं सदी का भारत एक लावारिस जागीर की तरह था जिसके अंग्रेज रिक्त भागी सिद्ध हुए। रिक्त भागी यानी कि जो रिक्त था और उसके वो मालिक बन गए। ठीक है ना? लावारिस जागीर, जागीर ध्यान रखना, जागीर एक राजनीतिक शब्दावली है। इन 2-3 चीजों पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ब्रेक करिए। पहला किस सदी का? 18वीं सदी का, यानी कि 1707 के बाद से लेकर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। लावारिस जागीर यानी कि उसका कोई मालिक नहीं, कोई भी उसका प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं है उसके पास, और अंग्रेज केवल और केवल अंग्रेज वहां पर ऐसे शख्स, ऐसी सत्ता बनकर उभरे कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना? इस पर हमको क्या करना है? एक विवेचना करनी है, कमेंट करना है या विश्लेषण करना है। तो इस समय हम देखेंगे उत्तर प्रारूप में, तो देखेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति, मुगलों की दशा पतनशील थी। क्यों? क्योंकि उत्तर मुगल, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट है इतनी पॉइंट में, 1 2 3 4 5 6 7 6-7 जो पॉइंट हैं, इन्हीं 6-7 पॉइंट को ही एक्सप्लेन करके आपको लिखना है और लास्ट में निष्कर्ष। और ये सारा का सारा सीक्वेंस में है। सबसे पहले मुगल, उसके बाद नए राज्य, फिर मराठा आ सकते हैं, विदेशी आक्रमण है, यूरोपीय कंपनियां हैं, फ्रांसीसी कंपनी है स्पेशली, और फिर यहां की भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी ब्रिटिश सत्ता के अनुकूल थी। इस तरीके से सीक्वेंस में सारी बातें, यानी कि 7 के 7 पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए। और इस कंडीशन में देखेंगे तो वो क्या था? एक रिक्त स्थान पड़ा हुआ था, भारत खाली पड़ा हुआ था, जिस पर अंग्रेज आए और बैठ गए और अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली उन्होंने। इस तरीके से आपको समझना, ठीक है ना? तो उत्तर मुगल कंडीशन कैसी थी? उत्तर मुगल कमजोर शासक, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, कैसे थे? कमजोर थे, ठीक है ना? दूसरा और क्या थे? यहां पर गुटबंदी थी, ये मैंने आपको कल बताया था। गुटबंदी ने भी इन्हें कमजोर किया, क्योंकि कोई ईरानी गुट का है, कोई तुरानी गुट का है, कोई अफगानी गुट का है, सारी चीजें उन्होंने भी इनको कमजोर किया, ठीक है ना? और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ध्यान रखना, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, यानी कि जो हिंदुस्तान की सत्ता है वो कमजोर हो गई। सोचिएगा, यानी पहले पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक एक के बाद एक कमजोर शासक सिद्ध हुए, ठीक है ना? और गुटबंदी ने, विभिन्न प्रकार के जो गुट हैं, ईरानी, तुरानी, अफगानी, इन गुटबंदी ने भी इन मुगल सत्ता को कमजोर करने की कोशिश की, इसीलिए केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। और जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है तो आप समझ सकते हो उसको चैलेंज करने वाला कोई भी हो सकता है।
तो जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो उसको चुनौती देने वाले भी अनेक हो गए, चुनौती देने वाले उभरे। कोई भी चुनौती दे सकता है, यानी ये चुनौती, अब ये चुनौती को काउंटर नहीं कर सकते। अब दूसरा, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो नए राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने मुगलों को कमजोर किया हर तरीके से। नए राज्यों में देखा जाए तो बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, मराठा है, सिख हैं, मैसूर हैं, ठीक है ना। ये सब एक के बढ़कर एक, मैसूर, ये शासक नए उभर के सामने आए, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल सत्ता को कमजोर किया। इन्होंने, सोचिएगा, केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया। को कैसे किया? कमजोर, विशेष तौर पर सैन्य और आर्थिक रूप से। एक शक्तिशाली राज्य की जो रीढ़ होती है वो दो चीजें होती हैं, एक अच्छी सैन्य शक्ति और दूसरी आर्थिक स्थिति। और इन्होंने आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति दोनों से ही इसको कमजोर कर दिया। सोचिएगा इन लोगों ने, क्योंकि राजस्व अब किनके हाथों में आ गया? इन क्षेत्रीय राज्यों के अधीन आ गया, पूरी व्यवस्था इनके हाथ में आ गई, पूरी अर्थव्यवस्था इनके अधीन आ गई, ठीक है ना। और सैन्य व्यवस्था भी इनके हाथ में है। जब केंद्रीय सत्ता के पास पैसे ना हो, अर्थव्यवस्था ना हो, तो वो एक अच्छी सेना रख ही नहीं सकता। और अगर उसके पास अच्छी सेना होती तो फिर ये बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, सिख, मैसूर, ये क्या नए उभर के सामने आते? नहीं आते। क्लियर है? तो इसने भी मुगल सत्ता को और कमजोर किया, केंद्रीय सत्ता को। जो ब्रिटिश को या किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को चुनौती दे सकता था, इसने भी चुनौती देने से क्या कर दिया? स्थिति को खत्म कर दिया। मराठा इनमें सबसे श्रेष्ठ थे, ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ थे आपके मराठा, ध्यान रखिएगा। और मराठा सर्वश्रेष्ठ कैसे थे? क्योंकि इन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा किया था, दिल्ली पर भी कब्जा किया, ठीक है ना। लेकिन इनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां, आंतरिक कमजोरी क्या है? ध्यान रखिएगा, आंतरिक कमजोरी है, और वो है इनकी सबसे बड़ी चौथ वसूली। चौथ वसूली, इसने इनको मित्र विहीन कर दिया, मित्र विहीन किया। दूसरी कमजोरी क्या है? अहंकार, अहंकार। चौथ वसूली और अहंकार ने इनको आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया, इसलिए ये मुगलों का विकल्प नहीं बन पाए। तीसरी इनकी एक कमजोरी और भी है, एक के बाद एक शासक, सोचिए, एक के बाद एक पेशवा अपने आप ही खत्म होता चला गया। आपसी आपसी फूट, आपसी फूट, यह भी एक समस्या थी, इसलिए कभी ये एक नहीं हो पाए। आपसी फूट कौन सी? आपसी फूट है मराठा परसंग की, मराठा परसंग की आपसी फूट। और परसंग में कौन कौन थे? सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, ठीक है ना, भोंसले थे, ये सब। और ये सब में आपस में फूट थी, पेशवाओं से ये चिढ़ते थे या पेशवा इनको परेशान करते थे। इस वजह से भी मराठे सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाए। ऊपर से विदेशी आक्रमण, विशेषकर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया, पूरी तरह हरा दिया, पूरी पूरी एक जनरेशन खत्म कर दी। इस तरीके से मराठे जो मुगलों का विकल्प हो सकते थे, अंग्रेजों को चुनौती दे सकते थे, सोचिएगा, वो भी कमजोर हो गए, वो भी खत्म हो गए, कमजोर पड़ गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में ये कंडीशन थी कि भारत एक पूरी तरीके से उपरोक्त परिस्थितियों में बिल्कुल कैसा पड़ा हुआ था? खाली पड़ा हुआ था। मुगल सत्ता कमजोर है, बात समझिएगा। क्षेत्रीय राज्यों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुगल सत्ता की जगह खुद आ सकें, अखिल भारतीय साम्राज्य बना सकें, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। मराठे एक अखिल भारतीय शक्ति बन सकते थे और उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य को जीता, लेकिन उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां, ऊपर से अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जिसने पूरी की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया, तो ये था। तीसरी एक व्यवस्था और थी कि इनकी जगह पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी का संघर्ष शुरू हुआ।
फ्रांसीसी कंपनी इसका विकल्प बन सकती है, और डुप्ले ने काफी हद तक, सोचिएगा, इसको करने की कोशिश की थी, संघर्ष। सोचिए, फ्रांसीसी कंपनी यानी कि विशेषकर डुप्ले ने ध्यान दक्षिण पर दिया था, और काफी हद तक वो सफल भी रहा। ध्यान रखना, दक्षिण पर ध्यान दिया, और यहीं पर नोट करना चाहे कर लीजिए, और काफी हद तक सफल रहा। ठीक है ना? उसने पहले कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया। ठीक है ना? मतलब पहले कर्नाटक में, दूसरे कर्नाटक युद्ध में, असली जो युद्ध हुआ था उसमें हरा दिया। पहला तो यूरोप में चल रहा था, उस तरीके से था। पहले कर्नाटक युद्ध में उसने, सोचिए, कर्नाटक के नवाब को हरा दिया, कब्जा कर लिया था, काफी हद तक सफल रहा। लेकिन ब्रिटिश कंपनी, खासकर क्लाइव, ध्यान रखना, क्लाइव ने पूरा ध्यान कहां पर दिया? बंगाल पर केंद्रित किया। और यहीं पर सोच लीजिएगा, जब इसको किया तो सोचिए बंगाल कैसा था। बंगाल इस समय का सबसे धनी प्रांत था। ध्यान रखना, लगभग 60% व्यापार का केंद्र था। इसलिए इस पर नियंत्रण, इस पर नियंत्रण अंग्रेजों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, लाभकारी रहा। इस वजह से सारे संसाधन मिल गए उसको, दक्षिण भारत में नहीं मिल पाए, क्योंकि डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और फ्रांसीसी सरकार ने उसको अपनी अलग सजा दी, और उसी नीति का फायदा उठाया इन्होंने बंगाल में, और बंगाल से पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बात समझ गए? बात क्लियर एवरीबॉडी? और दक्षिण पर ध्यान दिया, परंतु कंपनी ने उसको बंगाल पर ध्यान देकर के उस तरह के उसके सारे संसाधन पर अपने अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार से सोचिएगा कि बंगाल के सारे संसाधन ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए, कंपनी के अधीन हो गए, और इसी के द्वारा, सोचिएगा, संपूर्ण भारत की विजय की गई, विजय की, संपूर्ण भारत की विजय। अब इसमें एक पॉइंट और था कि भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी अंग्रेजों के अनुकूल थी। बिल्कुल सही बात है, भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भारत की, ये भी अंग्रेजों के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि सामाजिक स्तर पर, ध्यान रखिएगा, भारत में सामाजिक स्तर पर एकता का अभाव है, भेदभाव और छुआछूत ज्यादा है। सोचिएगा, भेदभाव है, छुआछूत है, सारी चीजें। इसलिए अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और निम्न जाति के लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। सोचिएगा, इसी का फायदा उठा करके उन्होंने निम्न जाति के लोगों को सेना में शामिल किया। सोचिएगा, मराठों को हराने में निम्न जाति के लोगों की जो सेना थी उसने ही बहुत बड़ा काम किया था, जिसको लेकर के आए दिन महाराष्ट्र में पंगा होता है। निम्न जाति के लोग उसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और मराठे जो लोग हैं उसको अपने, सोचिए, अपमान दिवस के रूप में देखते हैं। जब अंग्रेजों ने हराया था तो अंग्रेजों की सेना में कौन था? यही लोग थे। इसका फायदा उठाया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, उनको अपने फेवर में कर लिया ईसाई धर्म के माध्यम से। इस तरीके से लोग इनके फेवर में आते चले गए। समझिएगा, है कि नहीं? ठीक। दूसरा, इन्हीं की सामाजिक, इनकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की सामाजिक नीति है, विशेषकर ध्यान रखना, जो समाज को अपने साथ जोड़ने की, निम्न वर्ग को, उसने यह किया। तीसरी चीज इसमें और आ जाएगी, वो है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर है।
विशेषकर शासन वर्ग की, शासक वर्ग की, ध्यान रखना, कमजोर है आम आदमी की। आर्थिक स्थिति में संगठित उद्योग का अभाव है। ठीक है ना, यह वजह है। इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां के भारत के व्यापार पर कंट्रोल कर पाई। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और इसी नियंत्रण के लिए उसने राजनीतिक नियंत्रण किया। इसी के लिए राजनीतिक नियंत्रण किया। इस प्रकार देखें तो सोचिए, मराठे इनको चुनौती नहीं दे पाए, मुगल कमजोर हो चुके थे, हैदराबाद और अन्य किसी में इतनी शक्ति थी नहीं, चाहे सिख हो या कोई भी हो, राजा रंजीत सिंह वगैरह हो, कोई भी हो, इतने ताकतवर नहीं थे कि पूरी सत्ता को चुनौती दे पाते। ठीक है ना, ये चीज समझ लीजिएगा। और एक चीज और भी थी, और वो पता है क्या थी? वो थी एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पक्ष, सकारात्मक पक्ष, और वो था उसकी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नौसेना। सोचिए, इसके आगे ना तो कोई फ्रांसीसी टिक पाया और ना ही कोई पुर्तगाली, ना कोई डच, ना कोई अन्य शक्ति, कोई नहीं टिक पाया। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी, जिसकी वजह से यूरोपीय शक्तियों को इन्होंने हरा दिया। सोचिएगा, इसी के कारण, इसी से इन्होंने यूरोपीय शक्तियों को हराया। तो निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है? इस प्रकार हम कह सकते हैं, आंतरिक स्तर पर भारत राजनीतिक रूप से पूरी तरह से कमजोर था, मराठे उसका विकल्प बन नहीं सकते थे, और बाह्य स्तर पर उसकी नौसेना ने यूरोपीय शक्तियों को बाहर हटा दिया। इस प्रकार से भारत एक लावारिस जागीर के रूप में था, जिस पर अंग्रेज आकर के अपना शासन स्थापित कर लिए। यह निष्कर्ष है, लिख सकते हैं। दो चीजें ध्यान रखिएगा निष्कर्ष में, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्तर पर भारत की स्थिति, बाह्य स्तर पर यूरोपीय शक्ति। कोई और क्यों नहीं सफल हो पाई? फ्रांसीसी सफल नहीं हो पाए, डच सफल नहीं हो पाए, पुर्तगाली सफल नहीं हो पाए, डेनिश सफल नहीं हो पाए, ये हुए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट यहां पर बनाना चाहें तो निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आंतरिक स्तर पर भारत में कोई भी अखिल भारतीय शक्ति बनने की, अखिल भारतीय शक्ति बनने लायक सत्ता नहीं थी, नहीं। मराठा थे लेकिन कमजोर थे। ठीक है ना, और बाह्य स्तर पर नौसेना ने किसी भी यूरोपीय शक्ति को मजबूत नहीं होने दिया। ध्यान रखना, नौसेना ने और योग्य अधिकारियों ने, तीसरा सही रणनीति ने, सही रणनीति ने। सही रणनीति कौन सी?
बंगाल पर नियंत्रण, बंगाल पर नियंत्रण। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हो गया ना? आराम से समझ में आ गया? बस उस चैप्टर को पढ़िए और पूरे कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये मैंने आपको निष्कर्ष बता दिया, ध्यान रखना। आर्थिक स्थिति बता दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सकारात्मक पक्ष बता दिए, बंगाल की कंडीशन है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब आराम से क्वेश्चन लिखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसको भी चेक कराना है कराने के लिए भेज सकते हैं। मुझसे कनेक्ट हो जाइए, आंसर लिखिए, चेक कराइए, जहां इंप्रूवमेंट होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। बात क्लियर एवरीबॉडी? अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कल है, कल के लिए डिस्कस करेंगे। इसी को मैं बता देता हूं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के अनुकूल परिस्थितियों और उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो जो क्वेश्चन बताया है वही है। राजनीतिक स्थिति, मुगलों का पतन, राजनीतिक प्रशासनिक कमजोरियां, आंतरिक संघर्ष और शासक वर्ग का पतन, सैन्य व्यवस्था की कमजोरियां, ठीक है ना, वित्तीय समस्याएं, भारत की सामाजिक परिस्थितियां, ब्रिटिश सत्ता की श्रेष्ठता और निष्कर्ष। जो आज बताया है उसी आधार पर भी यह क्वेश्चन किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को एक मॉडल आंसर मैं सेंड कर दूं। मॉडल आंसर यहां तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मॉडल आंसर को जरूर देखें, ठीक है ना? तो ये आपका रहेगा, इसको समझ लीजिए। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं। बाकी कल अगले टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और जो मुझसे कनेक्ट होना चाहता है तो ये मेरा कनेक्टिंग लिंक है, मेरा लाइव कोड MK लाइव। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, कोड इस्तेमाल करिए, जिसके माध्यम से आपकी अच्छी खासी फीस डिस्काउंट हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है मनोज कुमार 2.0। ये मेरा इंस्टाग्राम है मनोज कुमार _SIQ। मेल ID है manoj.kumar1@studiiq.com। और ये मेरा बार कोड, टेलीग्राम का बार कोड है, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी तरह कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो पढ़ाई लिखाई संबंधित, बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, आई विल हेल्प यू श्योर। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।